नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं मारू राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर श्रीगंगानगर से। आग का तांडव श्रीगंगानगर में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। कबाड़ के गोदाम में आग लगी सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें अब की जा रही है। हालांकि आग किन कारणों से लगी यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन भीषण आग कबाड़ के गोदाम में देखिए, धुएं का उठता गुबार और आग की लपटें। दमकल की गाड़ी मौके पर मौजूद, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। अफरा तफरी का माहौल पूरे इलाके में। आग किस वजह से लगी, किन कारणों से लगी, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस भीषण आग को काबू में करने के लिए अब प्रशासन पूरी ताकत झोंक रहा है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है और इस आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। श्रीगंगानगर में आग का तांडव। ये तस्वीरें श्रीगंगानगर से है, जहां एक कबाड़ के गोदाम को आग ने अपने आगोश में ले लिया और ये गोदाम पूरी तरह जलकर खाक। अभी नुकसान का आकलन नहीं लगाया, अभी सिर्फ प्राथमिकता इस आग पर काबू पाने की। आग किन कारणों से लगी यह भी साफ नहीं हो पाया, लेकिन संभावना। अशोक मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं श्रीगंगानगर से। अशोक, क्या जानकारी, आग पर काबू पा लिया गया है क्या? देखिए, अभी भी दमकल की जो गाड़ियां हैं वो आग पर काबू पाने की मशक्कत में जुटी हुई हैं, क्योंकि काफी बड़ा कबाड़ का गोदाम था और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ रहा है मरुद्रा में, वैसे वैसे आगजनी की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है। हालांकि श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के इस कबाड़ गोदाम में आग लगने के वास्तविक कारण क्या रहे ये तो अभी मालूम नहीं चल सका है, लेकिन जो भी दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है वो तकरीबन 2 से 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और उस आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास कर रही है। हमने देखा है कि पिछले काफी दिनों में चाहे वो 4 व्हीलर की गाड़ियां हो चाहे ट्रक हो, उसमें भी आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस वजह से न्यूज 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि इस तरह की जहां पर तोड़ी हो या फिर कोई भी कबाड़ का गोदाम हो या फिर जहां कहीं सूखी फसल खड़ी हो, वहां पर विशेष सावधानी बरती जाए और आगजनी की घटनाओं से भी बचाव किया जा सके। जी अशोक, क्या कुछ साफ हो पाया किस वजह से ये आग लगी और कितने नुकसान की संभावना जताई जा रही है? देखिए, नुकसान तो बहुत ज्यादा नहीं होने की संभावना है, क्योंकि वो कबाड़ का गोदाम है। कबाड़ में भी वहां पर ज्यादातर जो रखा हुआ है वो पेपर मटेरियल रखा हुआ है। अब चूंकि पेपर मटेरियल है तो बहुत ज्यादा नुकसान की तो आशंका नहीं है, लेकिन आसपास भी जो काफी खुला एरिया है, तो न केवल रेजिडेंशियल एरिया है, ना पर वहां पर कोई बाजार है या फिर किसी तरह का कोई अन्य व्यावसायिक गतिविधियां हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी अगले से आधे 1 घंटे के अंदर अंदर इस आग पर भी काबू पा लिया जाएगा और नुकसान भी बहुत ज्यादा होने की संभावना बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। जी ठीक है, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। श्रीगंगानगर से सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़े, बता रहे हैं आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। कबाड़ के गोदाम में भीषण आग। और खबर, कार पर बिजली का पोल गिर गया है। बाल बाल इस हादसे में एक महिला बची है। जोधपुर से खबर है, जोधपुर में कार पर अचानक बिजली का एक पोल आ गिरा। एयरपोर्ट रोड पर यह हादसा हुआ और इस हादसे में महिला कार चालक बाल बाल बची हैं। घटना के बाद बिजली आपूर्ति भी रोक दी गई है। ये तस्वीरें जोधपुर से। जोधपुर में हादसा हुआ, चलती कार पर अचानक से बिजली का पोल आ गिरा। हालांकि इस हादसे में गनीमत ये रही कि कार चालक महिला बाल बाल इस हादसे में बची हैं। घटना के बाद बिजली आपूर्ति रोक दी गई है ताकि किसी तरह की ये दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना ना हो। इस बिजली का पोल गिरने से कार भी मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हुई है। अब इस बिजली के पोल को यहाँ से हटाकर रास्ते में जो अवरुद्ध पैदा है उसे हटाया जाएगा और बिजली सुचारू की जाएगी। जोधपुर से खबर है, जोधपुर में कार पर बिजली का पोल अचानक से आ गिरा। भरतपुर से खबर है, भरतपुर में सड़क हादसा हुआ है। यहाँ कार पलटने से सड़क हादसा, कार में सवार एक बच्ची की इस हादसे में मौत हो गई। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने मानवता दिखाई और घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। नगर डीग रोड पर गांव पानहोरी के पास की यह घटना है। सड़क हादसा भरतपुर में कार पलटने से हादसा, कार में सवार एक बच्ची की मौत। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह वहां से गुजर रहे थे और जैसे ही उन्होंने देखा, उन्होंने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया। नगर डीग रोड पर गांव पानहोरी के पास की घटना।
जयपुर के फागी से बड़ी खबर है, जहां टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगा है। कॉलेज प्रबंधन पर अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं देने का आरोप लगाया गया है। गुस्साए अभ्यर्थियों ने हंगामा किया, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी अभ्यर्थी कर रहे हैं। कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया गया है। सिर्फ 15 से 20 अभ्यर्थियों को अंदर प्रवेश देने, अन्य को नहीं देने का आरोप लगाया जा रहा है। रेनवाल के राजधानी इंजीनियरिंग कॉलेज का ये मामला। खबर कोटा से। कोटा के रामगंज मंडी बाजार में दिन दहाड़े 2 बाइक सवारों ने कृषि उपज मंडी के एक मुनीम को लूटने की कोशिश की। मुनीम के बैग में 8 लाख रुपए थे। बाइक पर सवार बदमाशों ने मुनीम से बैग छीनने की कोशिश की। छीना झपटी में मुनीम भी गिर गया और दोनों बदमाश भी बाइक सहित गिर गए, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने एक बदमाश को पकड़ लिया। हालांकि दूसरा फरार होने में कामयाब रहा। लूट की कोशिश की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें हुई हैं। कोटा के रामगंज मंडी से खबर है। दिन दहाड़े 2 बाइक सवारों ने कृषि उपज मंडी के एक मुनीम को लूटने की कोशिश की। मुनीम के बैग में 8 लाख रुपए थे। बैग छीनने की कोशिश की। बाइक पर सवार बदमाशों ने छीना झपटी में मुनीम भी गिरा और बदमाश भी बाइक सहित गिर गए, जिसके बाद वहां भीड़ इकट्ठा हुई। वहां मौजूद लोगों ने एक बदमाश को पकड़ लिया। हालांकि दूसरा बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। और ये पूरी वारदात, ये देखिए किस तरह, जब ये दोनों लुटेरे बाइक पर आए, इस मुनीम को लूटने की कोशिश की। इनकी बाइक भी स्किट होती है और वहां पर गिर जाती है। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई। ये देखिए तस्वीरें। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बैग छीनने की कोशिश ये अपराधी कर रहे थे, लेकिन ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। दौसा के टिटोली टोल प्लाजा पर एक ट्रक के खलासी के साथ टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने जमकर मारपीट की। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बुधवार की रात करीब 9 बजे एक ट्रक चालक टिटोली टोल प्लाजा से गुजरा तो टोल कर्मचारियों ने किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसी दौरान टोल के अन्य कर्मचारी भी मौके पर आ गए, जिसके बाद टोल कर्मचारियों ने ट्रक के खलासी के साथ जमकर मारपीट की। टोल कर्मचारियों की दलील है कि ट्रक के खलासी ने गाली गलौज की थी, जिसके बाद मारपीट की नौबत आई। फिलहाल सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन अभी इस बारे में अभी तक शिकायत दर्ज नहीं की गई। बाड़मेर से खबर है। बाड़मेर में एक नाबालिग के साथ सरकारी अस्पताल में चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नाबालिग के साथ हुए इस मामले में बाड़मेर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक 14 साल की नाबालिग अपने भाई के साथ गूड़ा मलानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पेट दर्द होने पर चेकअप करवाने आई थी। कुछ काम की वजह से पीड़िता का भाई बाजार गया था, जिसके बाद एक आरोपी नाबालिग को चाकू दिखाकर डिलीवरी रूम में ले गया, जहां पर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात 16 मई की है, लेकिन पीड़िता ने 3 दिन बाद 19 मई को गूड़ा मलानी थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। ये गूड़ा मलानी थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें ये घटना की जो दिनांक है वो 16/5 है। 2 दिन बाद में मुकदमा पंजीबद्ध हुआ है। इसमें हमने कल प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और सरकारी अस्पताल का घटनाक्रम बताया गया है, तो उस संबंध में हमारा अनुसंधान जारी है और इस पूरे प्रकरण में पुलिस निष्पक्षता से त्वरित कार्रवाई करेगी। दौसा जिले के अलग अलग थानों में रेप और गैंगरेप के 4 केस दर्ज हुए हैं। पुलिस ने सभी केस दर्ज करने के बाद मामलों की जांच शुरू कर दी है। महिला थाने में एक नाबालिग लड़की ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि वो संगम विहार कॉलोनी में किराए के कमरे में रहती थी और उसकी एक महिला दोस्त के जरिए एक युवक से दोस्ती हो गई। इसके बाद महिला दोस्त उस युवक को लेकर कमरे पर आ गई, जिसके बाद युवक ने रेप किया। इसी तरह सिकंदरा थाने में 2 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें एक नाबालिग लड़की शौच के लिए घर से बाहर निकली थी,
तभी 3 लोग नाबालिग का मुंह भींचकर सुनसान जगह ले गए और गैंगरेप किया। इसके अलावा एक महिला ने भी सिकंदरा थाने में रेप का केस दर्ज करवाया है। वहीं चौथा केस महवा थाने में दर्ज हुआ, जिसमें महिला ने अपने पड़ोसी युवक पर रेप का आरोप लगाया है। चूरू की पॉक्सो कोर्ट ने 7 साल की मासूम से दरिंदगी के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला 2018 के तारानगर थाना इलाके का है, जब प्रताप सिंह राजपूत ने 7 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की थी। गवाहों के बयानों और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट ने प्रताप सिंह राजपूत को दोषी करार दिया। जब अपना बोर्ड है, अपनी सरकार है, फिर क्या कानून क्या कायदे, हमारी मर्जी, हम चाहे जो करें। डूंगरपुर के सागवाड़ा में यही तो हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो कैसे नगरपालिका अध्यक्ष ने नगरपालिका के सालों पुराने ऑफिस को न सिर्फ गिराने के आदेश दे दिए, बल्कि पूरे ऑफिस को अपने भाई के कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया। दरअसल वर्तमान सागवाड़ा नगरपालिका ऑफिस शहर के बीचों बीच स्थित है। नगर के बीचों बीच होने के कारण ये भवन जनता के लिए उपयुक्त और सुविधायुक्त है। इस भवन में पिछले 15 सालों में बोर्ड ने लाखों रुपए के निर्माण कार्य भी करवाए हैं, लेकिन नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष नरेंद्र खोड़निया ने इस भवन को गिराकर कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय ले लिया। भारी विरोध हुआ, लेकिन नरेंद्र खोड़निया ने नगरपालिका भवन को गिराने का काम शुरू तो कर ही दिया। नगरपालिका कार्यालय अपने भाई और कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश खोड़निया के सुरभि कॉम्प्लेक्स की 3री मंजिल पर इसे शिफ्ट कर दिया। इसके लिए पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोड़निया ने टेंडर प्रक्रिया पूरी करते हुए अपने भाई को भवन का किराया देना भी तय कर दिया। इस मामले को लेकर बीजेपी विरोध कर रही है। सांसद कनकमल कटारा ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोड़निया पर शहर की जनता को दुख देने के साथ अपने भाई दिनेश खोड़निया को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगाया। लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष को इसमें कुछ अनुचित दिखाई नहीं देता। वहीं पूरे मामले पर कलेक्टर शुभम चौधरी ने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। अभी 50-60 तक कुछ नगर पालिका को कुछ नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति है। लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र भाई खोड़निया, इन्होंने अपनी हठधर्मिता के कारण से बिना कुछ नियम कानून के दूसरी जगह चिन्हित भी नहीं और वहाँ न कोई नया भवन निर्माण किया, बावजूद इन्होंने उस पुराने भवन को तोड़ने का काम कर दिया और उसके कारण से बड़ी तकलीफ है। उनकी सोच बिल्कुल निंदनीय सोच है। वो पूरी तरह से विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि इनका विरोध करना, विकास के कार्यों में हमेशा अड़चन पैदा करना। अभी हमने ईओ नगर पालिका सागवाड़ा से रिपोर्ट मंगवाई है और वो रिपोर्ट आने के बाद में जो भी आगे कार्रवाई होनी है वो निश्चित की जा सकती है। और बाकी जो है वो रिपोर्ट एक बार आ जाती है तो उसके बाद हम आगे की कार्रवाई डिटरमाइन कर देंगे। जोधपुर हाईकोर्ट में अमन चोपड़ा मामले में सुनवाई हुई। एक बार फिर जांच में सहयोग के लिए डूंगरपुर अमन चोपड़ा को आना होगा। 27 मई को सुबह 11 बजे से 5 बजे तक जांच में सहयोग के लिए कहा गया है। 8 जुलाई को मामले में फिर सुनवाई होगी। अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर तब तक के लिए रोक जारी रहेगी। सत्ताईस मई पे अमन चोपड़ा को फिर से बिचीवाड़ा थाने में प्रस्तुत होना पड़ेगा। 11 बजे से 5 बजे तक का टाइम मुकर्रर किया गया है। पिछला जो पूर्वादेश था कि बिचीवाड़ा थाने की एफआईआर के अंदर अरेस्ट पे स्टे और यदि कोई और एफआईआर लॉन्च होती तो उस पर भी स्टे वो बदस्तूर जारी रखा गया है 8 जुलाई तक। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया। उन्होंने ये कहा कि अमन चोपड़ा से जब पूछताछ की गई तो उनसे कई सवालात प्रोग्राम के बनाए जाने के बारे में पूछे गए। उन्होंने ये बताया कि एक्सटेम्पोर प्रोग्राम होता है, क्योंकि ये पैनल डिस्कशन होता है, लाइव प्रोग्राम होता है। और उन्होंने ये बताया कि भाई इसके अंदर जो कोई स्क्रिप्टेड प्रोग्राम नहीं होता, जिसमें कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं होता है, और इसके अंदर जो भी कार्रवाई होती है, ये जो मेरा काम मॉडरेटर का होता है और मैं उस समय पे उसको एक्सटेम्पोर ही उसको चलाता हूँ।
तो जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का ये व्यू है कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम इतने बड़े चैनल के ऊपर जो है एक व्यक्ति जो है अपनी खुद की सूझबूझ से नहीं चला सकता, ऐसा उनका मानना है। तो इसके लिए जो है उन्होंने कहा है कि हम और पूछना चाहते हैं कि इसमें और कौन कौन प्रोग्राम के प्रोडक्शन के अंदर या आइडिया के अंदर या कॉन्सेप्ट के अंदर और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीजेपी पदाधिकारियों से जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें जनसंघ से बीजेपी तक के पार्टी के इस विस्तार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनसंघ से लेकर हमारी जो यात्रा शुरू हुई और बीजेपी के रूप में फली फूली पार्टी के स्वरूप को, उसके विस्तार को देखते हैं तो गर्व तो होता ही है, लेकिन इसके निर्माण में खुद को खपाने वाली पार्टी की सभी विभूतियों को मैं आज नमन करता हूं। पीएम मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना परिवारवाद की राजनीति को ही प्रमुखता देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टियां आज भी देश को पीछे ले जाना चाहती हैं। उनका सार्वजनिक जीवन परिवार से शुरू होता है और सिर्फ परिवार के लिए ही होता है। सबसे पहले तो मैं, और खास करके जब राजस्थान में आप बैठे हैं तो शायद वहां भी कोई ये कहावत जरूर आपके कान पर पड़ेगी। राजस्थान में अक्सर एक कहावत कही जाती है, अम्बर को तारो हाथ से कोनी टूटे, यानी आसमान का तारा हाथ से नहीं टूटता है। साथियों, ये कहावत अपनी जगह पर सही है और इसलिए हमें ये भूलना नहीं है कि हमारा लक्ष्य आसमान जितना ऊंचा है, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत करेंगे तो उसे प्राप्त जरूर करेंगे। हमें ये याद रखना है कि परिवारवाद की राजनीति में, उस राजनीति से विश्वासघात खाने वाले देश के युवाओं का विश्वास सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही लौटा सकती है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि आजादी के बाद से ही वंशवाद और परिवारवाद ने देश का कितना भयंकर नुकसान किया है। परिवारवादी पार्टियों ने देश में भ्रष्टाचार को, धांधली को, भाई भतीजावाद को, इसी को आधार बना करके देश का बहुत मूल्यवान समय बर्बाद किया है। हमने अपने पूर्वजों की ज्ञान शक्ति पर भरोसा किया है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हम जब जानते हैं कि पूज्य महात्मा गांधी, पूज्य बापू आजाद भारत में स्वावलंबन आधारित नीतियों को देखना चाहते थे, लेकिन दशकों तक सिर्फ गांधी जी का नाम ही लिया गया, काम बिल्कुल उनके विजन के विपरीत किया गया। वो देश में स्वावलंबन चाहते थे, लेकिन भारत को पॉलिसी से लेकर प्रैक्टिस तक विदेशों पर निर्भर बना दिया गया। अब आज देश देख रहा है कि भाजपा सरकारों के समय स्थितियां कैसी तेजी से बदल रही है। देश की जनता की आशा आकांक्षा हमारा दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। आजादी के इस अमृत काल में देश अपने लिए अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय कर रहा है। भाजपा के लिए ये समय है अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय करने का, उनके लिए निरंतर काम करने का। देश के लोगों की जो उम्मीदें हैं, हमें वो पूरी करनी है।
देश के सामने जो चुनौतियां हैं, हमें देश के लोगों के साथ मिलकर हर चुनौतियों को पार करना है, परास्त करना है और विजय के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गहलोत सरकार पर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि गहलोत सरकार के कुशासन के कारण राजस्थान बदनाम हो रहा है। राजस्थान का अपना गौरव है, राजस्थान का अपना वैलर है और जिसे कहते हैं देशभक्तों की भूमि, ये धर्म भूमि, कर्म भूमि, यह भूमि आज गहलोत सरकार में जिस तरीके से कुशासन चल रहा है और जिस तरीके से राजस्थान का नाम उनके गहलोत सरकार के कुशासन के कारण बदनाम हो रहा है, इस विषय के लिए भी भारतीय जनता पार्टी एक उपकरण के रूप में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ऐसी सरकार के कारनामों को उजागर करते हुए और उनको आगे बताते हुए यहां भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, इसके लिए भी हम इस प्रण को लेकर के आगे चलेंगे। जयपुर से अनूप गुप्ता हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अनूप, बीजेपी का महामंथन चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वर्चुअली जुड़े, पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश की, कार्यकर्ताओं को में जोश और उत्साह भरा उन्होंने, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। चाहे नाम ना लिया हो लेकिन उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीखा हमला किया है, वाकई उनका इशारा सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ ही था और पीएम ने कहा कि वंशवादी पार्टियां और जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनसे इस देश को निजात दिलाना है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो जाति, धर्म और क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों के बीच बंटवारा करती है, वैसी पार्टियों के खिलाफ बीजेपी को खड़ा होना है। तो ये कुल मिला के कह सकते हैं कि आज जो बैठक चल रही है उसकी दिशा और दशा क्या है वो तय कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि राजस्थान की धरती पर ये जो धरोहर है, क्योंकि जेपी नड्डा ने धरोहर कहा, उस पर किस तरीके से आगे पार्टी को बढ़ना है, किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है, किस तरीके से जो यहाँ की सरकार है उसके नीतियों का विरोध करना है, इसकी एक रूपरेखा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर दी है। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके खिलाफ जो है वो जनता के बीच जाना है, पार्टी को और एक्सपोज करना है। दूसरी तरफ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि जो केंद्र की जो सरकार है वो 8 साल पूरा करने जा रही है, तो इस 8 साल में जो केंद्र ने गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं लागू की है उसको जनता तक पहुंचाना है। तो ये तमाम मसलों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है और जो सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में पूरा जो एक सत्र होगा वो राजस्थान के मसले पर होगा कि राजस्थान में संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है और दूसरी तरफ किस तरीके से यहाँ जो सरकार चल रही है उसकी नीतियों को एक्सपोज करना है। जी अनूप, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जयपुर में होना, क्या इशारा अब ये कर दिया है बीजेपी ने कि 2023 का बिगुल फूंक रहे हैं हम? देखिए, आपको बता दूं कि लंबे वक्त से मैं बीजेपी कवर करता रहा हूं। जो ये बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक होती है वो आम तौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होती है। ये पहली मर्तबा है जब ये बैठक दिल्ली से बाहर हो रही है और इस बाहर में भी अगर राजस्थान की राजधानी जयपुर में हो रही है तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं, इससे संदेश साफ है कि बीजेपी इस राज्य को कितना अहम मानती है, बीजेपी किस तरीके से इस राज्य को देखती है। क्योंकि बीजेपी की सरकार रही है, भले ही पिछला विधानसभा चुनाव बीजेपी हार चुकी है, लेकिन बीजेपी का पूरा फोकस जो है वो राजस्थान में है। और आज की बैठक के बाद आप यकीन जानिए कि आज की बैठक के बाद
बीजेपी अपने कैंपेन की, ये कह सकते हैं कि आधिकारिक रूप से यहाँ से शुरुआत कर देगी और आगे आने वाले वक्त में दो तरीके से बीजेपी काम करने जा रही है कि एक तो संगठन को जमीन तक किस तरीके से मजबूत किया जाए और दूसरी तरफ की जो सरकार चल रही है उसकी जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो बीजेपी कह रही है कि जो जन विरोधी नीतियां हैं उसको जमीन तक कैसे लाया जाए। तो इन तमाम मसलों पर आज की बैठक के बाद आप देखेंगे कि एक रोड मैप तैयार हो जाएगा और आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में भी इस चीज़ को आपने देखा होगा। जी। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक थी, लाजमी बात है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का होना यहाँ लाजमी था, लेकिन जेपी नड्डा लगातार राजस्थान के दौरे पर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और जब भी जेपी नड्डा आते हैं वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया एक साथ नजर आते हैं। आप संगठन की, पार्टी की मजबूती की बात कर रहे थे अनूप, इशारा इस और भी किया गया होगा? नहीं, देखिए बिल्कुल जिस बात का इशारा आप कर रहे हैं, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ये मानता है कि बीजेपी में गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है और पार्टी में किसी तरह की अंदरूनी एक मतभेद की बात जो सामने आती है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी एकजुट होकर काम करती है, पार्टी एकजुट होकर चुनाव में जाती है। आपको इस बात को मानना होगा कि पार्टी जब चुनाव में जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार केंद्र में चल रही है उसके काम पर जाती है। तो ऐसे में नेतृत्व कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती है, जो केंद्रीय नेतृत्व का मानना है। ऐसे में पार्टी का मानना है कि अब वक्त आ गया है कि पार्टी के संगठन को और मजबूती प्रदान किया जाए, जिससे बहुत ही मजबूती से जो यहाँ की सरकार है उसके खिलाफ लड़ा जा सके। पार्टी ये कभी अहमियत नहीं देती है कि किस तरीके से राज्य इकाई के नेताओं में किसी तरह के मतभेद हैं, क्योंकि देखिए पार्टी में नाम है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम। पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे ही चुनाव पे जाती रही है और आगे भी जाएगी। जी अनूप, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जो कई सभाएं हुई, कई बैठकें हुई और उसमें पोस्टर वार भी कहीं ना कहीं दिखाई दिया। अनूप, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पोस्टर में जगह नहीं दी गई और कुछ बड़े चेहरे थे वो पोस्टर में नजर आए। क्या ये तय है इस बार भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और स्थानीय नेताओं को बाद में आश्वस्त किया जाएगा, बाद में उनके बीच में तालमेल बिठाया जाएगा? जब चुनाव सामने आएंगे तो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, क्योंकि देखिए बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड बीजेपी की सबसे डिसाइसिव बॉडी है और वहां तय होता है कि पार्टी चुनाव में किसके नेतृत्व में जाने वाली है, कौन मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनेगा। हमने देखा है कि जो राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं तो राज्यवार स्थिति को देखते हुए कहीं पार्टी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करती है और कहीं सामूहिक नेतृत्व में जाती है। लेकिन एक बात तय है कि चाहे वो सामूहिक नेतृत्व में जाए या पार्टी किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना के जाए, लेकिन एक बात तो तय है कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम पर ही चुनाव पे लड़ती है, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो देश और राज्य में सबसे बड़ी है। यही वजह है कि ये जो बार बार एक संगठन के अंदर मतभेद की बात आती है, प्रदेश नेतृत्व के अंदर एक मतभेद की बात आती है, ये पार्टी को ऐसा नहीं लगता है और ये समय के साथ ये सारी चीज़ें सुलझा ली जाती है और पार्टी में एक नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व के पास, वो जानती है कि समय के साथ किस तरीके से आगे बढ़ना है, समय के साथ किस तरीके से फैसले लेने हैं। अच्छा अनूप, ऐसा भी कमी दिखा है, अगर हम पिछला इतिहास उठाकर देखें राजस्थान का, तो ऐसा भी कमी देखा है कि चुनाव से 1-1.5 साल पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार दौरा करते हैं राजस्थान का। ऐसा कमी देखा है, ये तो पहली बार हुआ है कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक दिल्ली से बाहर हुई है, जयपुर में हुई है। क्या इस बार कोई बड़ी चुनौती बीजेपी को लग रही है? देखिए, पार्टी का मानना है कि जिस भी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां बीजेपी की सरकार आए और उसको एक एजेंडा के तौर पर पार्टी लेती है और उस पर मेहनत करती है। देखिए, दूसरी राजनीतिक पार्टियों की कार्यप्रणाली एक बहुत अलग है, बीजेपी की कार्यप्रणाली अलग है। आपने सही कहा,
कि पहले इतना तवज्जो नहीं दिया गया, लेकिन जो बीजेपी के जो इनसाइडर हैं, जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व हैं, उनका मानना है कि राजस्थान एक बड़ा राज्य है। राजस्थान में जिस तरह से बीजेपी की सरकार गई है, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम देते रहेंगे।